वेलकम टू एचआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के एक चैप्टर एन एपिथेट को अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के पूरे अर्थ को बहुत सुंदर ढंग से पढ़ेंगे और कुछ जीवन का इससे सीख भी सीखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलें हम लोग शुरू करें। एन एपिथेट, एपिथेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो एपिथेट का हिंदी अर्थ कब्र पर लिखा गया लेख होता है। यानी जब कोई किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उस पर एक पत्थरों से जब कोई चीज हम लोग उसके नाम पता या जो भी चीजें लिखा जाता है, वो लिखा गया लेख को एपिथेट कहा जाता है। लेकिन इस कहानी में हमारा पत्थरों को लिखने वाला या लिखा गया लेख नहीं है। इसमें एक सुंदर महिला के बारे में वर्णन किया गया है। जब वो सुंदर महिला जब यंग रहती है तो उसको कितने लोग उसको देखते हैं, यानी उसको कहे एक शब्द पे तो उस पर मरते हैं, देखने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता ऐसी है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे देखने वाले अब नहीं है जिस तरह से वो जब जिंदा थी, जब चलती थी, फिरती थी, जब आती थी, जाती थी, या इस दौरान लोग देखते थे, उस तरह से उसको मरने के बाद वो महिला लेटी हुई है मरकर, तो उसको देखने वाले कोई नहीं है। तो इसी पर लिखा गया लेख है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करें। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की जो लिखा हुआ माने मीन्स ये राइटर है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसके भी इससे प्रश्न भी आते हैं। तो इस चैप्टर यानी एपिथेट को वाल्टर डे ला मर्रे ने लिखे हैं। वाल्टर डे ला मर्रे यहां लिखा हुआ है 1873 to 1956। इसका मतलब होता है इनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। यदि ऐसा लिखा हो तो ऐसे आप लोगों को समझना है कि पहला वाला इनका मृत्यु होगा और दूसरा इनका पहला वाला जन्म होगा और दूसरा इनका मृत्यु होगा। इसमें लिखा गया है यानी कि राइटर लिखे हैं, यानी वाल्टर डे ला मर्रे ये बता रहे हैं कि वॉज बर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। यानी इनका जन्म केंट इंग्लैंड तो आप जानते होंगे, इंग्लैंड एक देश का नाम है। केंट इंग्लैंड में एक गांव जिसका नाम है चार्ल्टन, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। He lost his father at the age of 4। इन्होंने अपने पिता को 4 वर्ष में ही खो दी थी। यानी इनके पिता 4 वर्ष में ही की उम्र में ही, जब इनका उम्र 4 वर्ष था तो उस समय उनकी डेथ हो गई थी। Had to move with his family to London। और ये गांव से
जब ये गांव में जो रहते थे जिनका नाम है चार्ल्टन, वहां से ये लंदन शहर की ओर चले जाते हैं, यानी चले गए थे। तो ध्यान रखिए, यहां से प्रश्न कर देगा कि इनका जन्म कब हुआ था। When was वाल्टर डे ला मर्रे बर्थ? तो यहाँ मैंने बताया कि इनका जन्म 1873 में हुआ, यानी वाल्टर डे ला मर्रे was born in 1873। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी when was वाल्टर डे ला मर्रे died? तो वहां पर उत्तर आपको देना होगा 1956। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बना सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज वाल्टर डे ला मर्रे बर्थ। तो वेयर यदि कहता है तो प्लेस का डिमांड करता है ये क्वेश्चन, तो उनका प्लेस का नाम बताना होगा, यानी कि यहाँ बताना होगा तो विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। शहर का भी नाम पूछ सकता है, केवल गांव का भी नाम पूछ सकता है, तो ऐसे आप लोग उत्तर देंगे। नेक्स्ट, इसमें आगे इनके बारे में है, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, यानी उन्होंने चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, यानी उन्होंने बच्चों की दुनिया तथा अलौकिक दुनिया के साथ अपने भाव को जुड़े थे, यानी अपने भाव के रूप में जाना जाता था, यानी कि कह सकते हैं कि ये अपने जो बच्चों की दुनिया है और अलौकिक दुनिया है उसके साथ इनका भावात्मक जुड़ाव था और उसी के रूप में इनको जाना जाता था, यानी बड़ी भाविक व्यक्ति थे। आगे कहता है कि हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, इनके गाने के माने बच्चों के लिए गाने, एंड पिकअप पाई, पिकअप मींस मोर होता है, पाई को पाई ही कहते हैं, डिपिच वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा की दुनिया को चित्रित करता है, यानी वर्णन करता है। बट इवन यानी जो कहानी है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पिकअप पाई, ये दुनिया के जो ड्रामा है या ड्रामा की दुनिया कहिए, उनको स्पष्ट करता है कि ये कैसी ड्रामा की दुनिया है, इसके बारे में बताता है। और आगे कहते हैं बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, यहाँ तक कि इन गाने में देयर इज ए नोट फॉर मेलैंकोली, कहीं इनके गाने में उदास का एक महत्वपूर्ण बात दिया गया है। The poet makes us aware of inhuman condition of modern life। कवि माने आधुनिक जीवन के निर्दयी परिस्थितियों को, स्थितियों की, या उनसे आधुनिक जीवन की जो परिस्थिति है उनसे अवेयर होने के लिए, जागरूक होने के लिए इन्होंने बताया है। He shows his genius by evincing fresh interest in old things, यानी इन्होंने पुराने विषयों में निर्दयी यानी इनह्यूमन, निर्दयी यानी निर्दयता की, या कह सकते हैं इन्होंने पुराने दुनिया में एक ताजी इंटरेस्ट माने लगाव को प्रदर्शित कर अपनी प्रतिभा को दिखाया है। और आगे कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर हिम
क्वीन एलिजाबेथ ने उनको यानी इन कवियों को दूसरा सम्मान भी दी थी। किसके लिए? तो विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ क्वीन एलिजाबेथ ने उनको सेकंड सम्मानित किया था। तो ये पूछ सकता है कि सेकंड सम्मानित किनको किया गया था? तो यहां पर वाल्टर डे लामबर्ट किसने किया था सम्मानित? तो यहां पर उत्तर देंगे क्वीन एलिजाबेथ। कितनी टर्म में की थी, कितनी बार की थी? तो सेकेंड ऑनर उनको सम्मान दी थी। ये इस तरह से क्वेश्चन इनके इंट्रोडक्शन से आ सकते हैं। अब हम लोग कविता के मेन थीम पर पहुंचते हैं, यानी डायरेक्ट हम लोग इस कविता यानी पोएट्री को पढ़ने जा रहे हैं। या इस कविता में खुद कह रहा है एन डेविड है। तो इस कविता को पढ़ने के पहले भी आप बहुत कुछ अपने दिमाग से अपने दिमागों को प्रयोग कर कर जान सकते हैं। यानी इसमें ये बता रहा है कविता, या आप अपने से भी अपने दिमाग को लगाइए तो ये इसमें ये बात है कि जब व्यक्ति मर जाता है, कोई डेथ कर जाता है, या एक सुंदर महिला मर जाती है, तो उस समय क्या क्या लोग सोचते हैं, और ये जिंदा रहता है तो उसका क्या वैल्यू होता है। यानी कि एक शब्द में यदि हम कहें इस कविता को, एक गाने यहाँ याद आ रहा है कि गोरे रंग पर न करो गुमान, गोरे रंग एक दिन ढल जाएगा। ठीक इसी पर ये कविता आधारित है। इसे इमेजिन कर आप बात को समझ सकते हैं। आइए, जिससे हमारा इसमें इस कविता में लाइन भी आते हैं, और निश्चित तौर में एक लाइन आप याद कर लीजिएगा, जो पहला लाइन हम बोलने जा रहे हैं, जिसमें दिया है हियर लाइक ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यानी ये लाइन आपको इस लाइन को देता है और वर्णन करने के लिए दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस एग्जाम के लिए। इसका मतलब कह रहा है कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत सुंदर महिला एक लेटी हुई है, पड़ी हुई है। यानी इसमें बात ये छिपी हुई है कि एक सुंदर महिला, उसकी इतनी सुंदरता थी, वो पड़ी हुई है, आज उसको कोई देखने वाला नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में इस बात को बताया, लाइट ऑफ स्टेट एंड हर्ट वाज सी। वो महिला जब जिंदा थी तो वो बिना उद्देश्य का इधर उधर भटका करती थी। यानी कह रहा है कि लाइट ऑफ स्टेट, एकदम हल्की पांव वाली महिला थी, एकदम हल्की हृदय वाली, कोमल हृदय, कोमल नेचर की यानी हट की महिला थी। यानी उनका हृदय काफी कोमल था, कायम था, और वह इधर उधर बिना उद्देश्य के भटकती थी। लोग उसके आगे पीछे चलते थे, देखते थे, देखने के लिए लोग मरते थे। लेकिन आज महिला वो पड़ी हुई है, लेटी हुई है, लेकिन आज उसको उसकी सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं है जितना वो जिंदा में उसकी वैल्यू थी। नेक्स्ट, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और मेरा मानना है, कभी कहे कि मेरा मानना है या मुझे लगता है, आई थिंक का मतलब कि वह महिला बहुत सुंदर थी। यानी वही महिला है, कभी कह रहे हैं कि जो मैंने उसके जिंदा में देखा था, इसकी खूबसूरती की, इसकी हाव भाव, इसके चाल के, लोगों को देखते हुए, इस पर मरते हुए, वो वही महिला है। आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो महिला आज पड़ी हुई है, लेटी हुई है। यानी जस्ट वही बात आ रहा है यहाँ पर कि गोरे रंग जब तक आपकी जीवन है तब तक वो काम आने वाला है, वो ढलने वाला ही है। नेक्स्ट, that river was in the west country। कहे कि वो कभी वो, ये कवि का कहना है कि कभी भी पश्चिमी देशों की होगी। यानी कभी कहना चाह रहे हैं कि महिला इतनी सुंदर है। ये तो जहाँ ये लंदन की बात तो जरूर है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो इतनी सुंदर तो पश्चिमी देशों में पाई जाती है। इतनी सुंदरता शायद वो कभी ना कभी पश्चिमी देशों की होगी, इसीलिए इतनी सुंदर है। नेक्स्ट कह रहे हैं कभी, बट ब्यूटी वेनिस्ड, ब्यूटी पासेज। लेकिन सुंदरता आज उसका गायब है, आज सुंदरता उससे चली गई,
सुंदरता उसमें नहीं है जितना उसमें सुंदरता देखा गया उसकी जब वो जिंदा थी। तो यानी कि वो यहाँ पर लोगों को भी इंडिकेट कर रहा है, कभी इंडिकेट करा रहे हैं कि यदि आज सुंदरता उसकी होती तो आज लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाए होते, यानी कि वो मर चुकी है महिला, उसका सुंदरता अब कोई काम का नहीं है, वो बेकार सुंदरता हो गया। सुंदरता यानी कि वैल्यू तभी तक था जब वो जिंदा थी, जब बिना उद्देश्य के रोड पर रास्ते में आते जाते समय मार्केट में घुमा करती थी, तो उस समय लोग सुंदरता को इसको काफी देखना चाहते थे, उसको एक झलक नजर से देखना चाहते थे, लेकिन आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। नेक्स्ट, हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई, यानी ये यहां तक हम लोग पढ़ लें। व्हेन हाउएवर रेयर कह कि और हाउएवर कभी कभी ये ऐसा होता है या ये बहुत दुर्लभ महिला में है, ऐसी महिलाएं कभी शायद ही बिरली दिख जाती है, इतनी सुंदर महिला जनरली दिखती नहीं है, वो रेयर कभी हो सकता है ऐसी हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, कभी अब अपने बारे में यहाँ कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कभी को भी डर लग रहा है, कह रहे हैं व्हेन आई क्रम्बल यानी कि मैं टूट कर बिखर गया हूँ, मैं टूट कर बिखर जाता हूँ जब मैं सोचता हूँ उसे, क्या मैं उसको सोचता हूँ कि ये जिंदा थी, जब रास्ते पर घूमती फिरती थी तो कितने लोग इसको देखने के लिए भीड़ लगा देते थे, कितने लोग मरते थे। आज इस महिला को पूछने वाला कोई नहीं है, तो कवि को अपने आप से अब डर लग रहा है कि मेरा भी एक दिन ऐसा ही हाल होने वाला है, क्या मुझे जिनको काम है वो पूछ रहे हैं, और जिस दिन हमारे से काम नहीं होगा यानी कि मेरा इस तरह से हाल होगा तो मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। एकदम सेम ये बातें को इनको कभी डरते हुए बता रहे हैं। और आगे कह रहे हैं हु विल रिमेंबर, कह रहे हैं कि आई क्रम्बल, मैं टूट कर बिखर जाता हूँ जब उस बात को सोचता हूँ। हु विल रिमेंबर, मुझे वो कौन याद करेगा, कौन मुझे पूछने वाला है, मुझे तो हाल इसी तरह होने वाला है जब मैं मर जाऊंगा। और लास्ट लाइन में हम लोग हैं, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट काउंटी, ये वही महिला है जो ये पश्चिमी देशों की है, यानी कि ये पश्चिमी देशों की महिला होगी, यानी कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट काउंटी, यानी कि ये कभी ये कह रहे हैं कि ये शायद इतनी इसकी सुंदरता है कि ये तो हमारे पास की महिला ही नहीं हो सकती इतनी सुंदर, ये कहीं ना कहीं वेस्ट काउंटी की होगी, पश्चिमी देशों की होगी। तो दैट्स ऑल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब भी करें आप लोग। साथ में अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बातें हम लोग कर लेंगे, और इस तरह से आपको स्पष्ट करते हुए आपको समरी इसका दिया जाएगा। और साथ ही मेरा गेस्ट पेपर तुरंत हाल में आने वाला है, और गेस्ट पेपर आपके लिए काफ़ी रामबाण होगा, और अभी तक के जितने भी आपके मार्केट में गेस्ट पेपर है इतने हम उसमें सुविधा आपको आसान लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हर एक चीज़ों का मीनिंग देने वाले हैं कि आप उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बात समझ में नहीं आई। तो इसी तरह हम लोग इसके थोड़ा क्वेश्चन को भी देख लें। आपको नेक्स्ट चैप्टर निकाले पेज नंबर 148 रेनबो पार्ट 2 का, इसमें फॉल्स और ट्रू दिया हुआ है। कहा कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कहा कि निम्नलिखित सेंटेंसों को पढ़ें और यदि सही हो तो उसको ट्रू लिखें और गलत T लिखें और फॉल्स हो तो F लिखें। कहा कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एंड फीलिंग फॉर ए लेडी, कहा कि कवि एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग फॉर लेडी, यानी कि कवि उस लेडी के लिए, उस महिला के लिए ये अपना सेड फीलिंग कर रहे हैं, ये सेड फीलिंग को दर्शा रहे हैं। माने सेड का मतलब उदास फीलिंग को दर्शा रहे हैं। यस, वो उदास है आज देख कर उस महिला की कि आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। The lady belong to the north country, क्या वो लेडी नॉर्थ काउंटी से बिलोंग करती है? नहीं, वेस्ट काउंटी हम लोग पढ़े हैं।
और 2 बार लाइन में पढ़े इसलिए फॉल्स। द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या कवि को लगता है, ये सोचते हैं कि वो बहुत खूबसूरत महिला थी? यस, वो कवि को ऐसा ही लगता है। तो ट्रू करेंगे यहाँ पर। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर। क्या ब्यूटी हमेशा के लिए बची रहती है? वो मिटती नहीं है। इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट। क्या यदि आप हमेशा उसको केयर करें, गौर करें, सुंदरता को बनाए रखने के लिए, तो क्या वो हमेशा बना रहेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सत्य बात है कि एक न एक दिन सभी को मरना है, उस दिन से ब्यूटी चली जाएगी, जैसा कि इस लेडी की गई। तो ये फॉल्स है। द पोएट फील्स दैट, यानी कवि को ऐसा अनुभव होता है, यानी ऐसा लगता है कि आफ्टर हिज डेथ, माने उनकी मृत्यु के बाद, माने कवि की मृत्यु के बाद नोबडी विल रिमेंबर हर, उनको वो याद नहीं करेगा। तो जैसा कि हम लास्ट में भी पढ़े कि कवि, यस, कवि को ऐसा ही लग रहा है कि जब वो भी मृत्यु होगी तो उनको भी इस लेडी की तरफ कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पर ट्रू है, कवि को ऐसा ही लगता है। और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं देने के लिए, जैसा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली दिया है। तो कह रहे हैं वेयर डज द लेडी डाई। लेडीज कहाँ मरी है? तो वो कब्र पर लेटी हुई है, वहां पर उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ लेडी कहाँ मरी है? वेयर, तो वहां ग्रेव, यानी ग्रेव माने कब्र पर यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर जो लेडी है ग्रेव पर लेटी हुई है, कब्र पर लेटी हुई है, और उसका लास्ट पड़ाव है ना, यानी द लेडी लाई ऑन ग्रेव। हाउ डज शी लुक टू द पोएट। कवि को कैसी दिखती है? यानी कि कवि को तो खूबसूरत दिखती है, हालांकि सबको दिखती थी। तो the lady look like beautiful for poet, यानी कवि को सुंदर दिखती है। नेक्स्ट, was she a kind and considerate lady। क्या वो महिला एक दयालु किस्म की थी और वो समझदार भी थी? तो यस, वो काइंड हार्टेड थी। मैंने उसके जस्ट पिछले वाली लाइन में भी, जस्ट मैंने इस लाइन में पढ़ा, द लाइट ऑफ द स्टेप एंड द हर्ट वाज सी, माने वो उसका एक बिना उद्देश्य के तो जरूर इधर घूमती थी, लेकिन एक कोमल हृदय वाली थी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट हिम। लेडी के बारे में कवि क्या सोचते हैं? कवि जस्ट मैंने बताया कि कवि ये सोचते हैं कि आज उसकी सुंदरता, मैंने पहले उसकी सुंदरता इतनी थी, आज उसको पूछने वाले कोई नहीं है। यानी the poet think that his beauty vanished just after dying। जैसे मरी उसकी सुंदरता गायब हो गई, the beauty passed, ब्यूटी समाप्त हो गई। तो यही बात कवि सोच रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, What does the poet mean? पोएट का मतलब क्या है? और कह रहे हैं कि when he say, और वो कब कहती है, and कहते हैं and when I crumble। माने कवि का क्या मतलब है और कब वो कवि ये बात को कहते हैं कि मैं टूट कर, I crumble माने टूट कर बिखर गया जाता हूँ। कब कह रहे हैं? कवि जब अपनी बारे में सोचते हैं, अपने बारे में डरते हैं उस महिला को देख कर कि मेरा भी ऐसा ही हाल होने वाला है, मुझे भी कोई नहीं पूछेगा। तो ये कवि अपनी मृत्यु को भी उससे डरते हैं कि मुझे एक ना एक दिन ऐसा ही हाल होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि when the poet, यानी वाल्टर डे ला बर्ले died, the situation looked like just a lady। माने एकदम उसी की तरह परिस्थिति उनको दिखेगा जैसा आज दिख रहा है, क्योंकि ये दुनिया की भरसक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर भी हमारा समाप्त हो गया इस किताब से, और आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छी वीडियो इस तरह से बनाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच।